नमस्कार। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। भारतीय जनता पार्टी कुनबे में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसी वर्ष 75 साल के होने वाले हैं और एक वक्त था, मैं 75 साल की उम्र का जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि उन्होंने ही एक संहिता बनाई थी और उस संहिता के बाद बहुत सारे जो भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडरान थे, जो 75 वर्ष की आयु पूरी कर चुके थे, मार्गदर्शक मंडल में भेज दिए गए। तो अब वो समय निकट आ रहा है और बहुत सारी बातें भी हो रही हैं और कहीं न कहीं जो आवाज़ें उठ रही हैं, उनके कुनबे से हम ये देख या पा रहे हैं। अब तो ये कहा जाता है कि ये जो बीजेपी है, ये मोदी और शाह की भारतीय जनता पार्टी है। लेकिन जब से लोकसभा चुनाव के नतीजे आए थे 2024 के और जहां आके भारतीय जनता पार्टी टिकी, उसके बाद बहुत कुछ देखने और सुनने को मिल रहा है। आवाज़ें हो रही हैं और खासकर जो उनका अपना अलायंस है, एनडीए है, एनडीए के घटक दल भी हम देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में क्या कुछ चल रहा है इस वक्त। एक जबरदस्त द्वंद छिड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री जी जैसे-तैसे एकनाथ शिंदे को कुछ पटरी पर लाने की कोशिश करते दिखते हैं, तो उधर जो रोल है मुख्यमंत्री जी का, देवेंद्र फडणवीस का, जिन्हें ये भी माना गया था कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकते हैं, तो वो कहीं नए संकट पैदा करता दिखता है कुनबे के भीतर और बीजेपी के अंदर। और परेशानियां कहीं ना कहीं मोदी शाह को होती दिख रही हैं। और ऐसे ही बिहार में जो कुछ हमने देखा, बिहार में वो जो मंत्रिमंडल का विस्तार हो चुका है और जो सीटें सारी की सारी थी, वहां खाली सीटें थी, वो सारी की सारी बीजेपी के खाते में आ गई। हो चुका है विस्तार। कहा यह जाता है कि मोदी और शाह के जेब से क्या निकलेगा कोई भाप या कोई उस बारे में बूझ नहीं सकता पहले से, और बूझ भी ले तो क्या नतीजा आएगा वो बाद में समझ में आता है। लेकिन नीतीश कुमार जी इनसे ज्यादा बड़े खिलाड़ी साबित होते रहे। आज भले ही वो बार बार ये कहें कि पलटी जो मारनी थी मार ली और अब जो होना था सो हो गया, अब तो हम इन्हीं के साथ हैं। लेकिन क्या कुछ हो जाए, राजनीति अजब गजब है। कब कौन क्या कदम उठा ले, क्या गुल खिला दे, कहना मुश्किल है। तो हम ये जो स्थितियां बनी हुई हैं, इन्हीं सब पर जो हम बातचीत करते हैं रेगुलर, अभय दुबे सर, प्रोफेसर अभय दुबे साहब के साथ देश की बात मैं जोड़ूंगा पहले उनको। अभय सर, जो कुछ बिहार में कल हमने देखा, जिस तरीके का मंत्रिमंडल का विस्तार, उसके बाद बहुत सारी बातें हो रही हैं, बहुत सारे अफसाने गढ़े जा रहे हैं। सारे जो स्थिति हैं इन सब पर भावी राजनीति, भावी जो बिहार में इसी साल चुनाव में जा रहा है विधानसभा के, क्या कुछ देखते पाते हैं, क्या कुछ आपका विश्लेषण है हमारे दर्शकों के लिए अभय सर? संजीव जी, बिहार की राजनीति में सबसे दिलचस्प बात तो यह है कि वहां पर एक नया खिलाड़ी सामने आ गया। अभी तक वो पूरी तरीके से अंतर्ध्यान था। जब भी उसकी चर्चा भी होती थी तो वो भी अपनी तरफ से मना कर देता था कि मेरी राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं है। और वो है नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार। निशांत कुमार ने राजनीति में कभी कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई, मैं भी इस बात का गवाह हूं। और जब भी पत्रकार उन्हें ढूंढते थे, उनसे बातें करते थे, कोशिश करते थे उनसे राजनीति के बारे में कोई टिप्पणी लेने में, तो वो मना कर देते थे। वो राजनीति से दूर रहते थे, नौकरी करते थे। और कभी भी ऐसा भी नहीं देखने में आया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने पिता मुख्यमंत्री की वजह से उन्होंने कोई फायदा उठाने की कोशिश करते हुए नजर आए हों, या उनकी तरफ उन्हें कोई विशेष किस्म का ट्रीटमेंट या विशेष किस्म का व्यवहार प्रशासन और सरकार की तरफ से मिला हो। वो एक तरह से पृष्ठभूमि में रहने वाले थे। मुझे नहीं लगता कि बिहार में ज्यादातर लोग उनके चेहरे से, या सारे देश में ज्यादातर लोग उनके चेहरे से भी कोई वाकिफ होंगे। लेकिन अचानक क्या हुआ कि नीतीश कुमार का स्वास्थ्य खराब रहता है और वो अब उतनी सतर्कता के साथ में, उतनी फुर्ती के साथ में चल फिर नहीं पाते, उनकी याददाश्त भी गड़बड़ा गई है। इस प्रकार के जो कयास लग रहे थे, इन्हीं कयासों के बीच में अचानक एक दिन इस तरह की खबर आनी शुरू हुई कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार राजनीति में आएंगे। और फिर उनके होर्डिंग और पोस्टर भी प्रकट हो गए। जाहिर है ये सब जनता दल यूनाइटेड की तरफ से लगाए गए होंगे। फिर क्या हुआ कि जब चुनाव और नजदीक आए, ये थोड़े दिन पहले हुआ था, फिर जब चुनाव नजदीक आए तब फिर पत्रकारों ने एक बार निशांत कुमार से बातचीत की। तो पहली बार उन्होंने किसी किस्म की, आमतौर पर राजनीतिक टिप्पणी देने से मना कर देते थे, लेकिन उन्होंने एक राजनीतिक टिप्पणी दी। करीब 2.5 या 3 मिनट का उनका एक वीडियो क्लिप सामने आया, जिसमें जब उनसे पूछा जाता है कि आप किसको पसंद करते हैं, किसको ना पसंद करते हैं,
और उसके कुछ दिन बाद एक और वीडियो क्लिप सामने आया, वो करीब 5 मिनट का था उनका। तो इन दोनों में जिस तरह की वो बात कर रहे हैं, जब उनसे पूछा जाता है कि आप किसको पसंद करते हैं, किसको नापसंद करते हैं, तो बड़े दिलचस्प किस्म के जवाब उनकी तरफ से आए। जैसे उनसे पूछा गया कि भाई नरेंद्र मोदी के बारे में आपका क्या ख्याल है, तो उन्होंने कहा भाई महागठबंधन में है वो, हमारे गठबंधन में है वो, गठबंधन में है तो हम उन्हें पसंद करेंगे ही। तो इस प्रकार के उन्होंने जवाब दिए कि अगर गठबंधन में है इसलिए हम पसंद कर रहे हैं, गठबंधन में नहीं होते तो हम नहीं पसंद करते। अब नरेंद्र मोदी ने नीतीश जी को लाडला मुख्यमंत्री कहा था, तो इसके बारे में पूछा गया, तब भी उन्होंने जवाब दिया कि भाई हम लोग तो उनके साथ गठबंधन में हैं। इस प्रकार का उन्होंने जवाब दिया। साथ में उन्होंने ये बात आग्रह पूर्वक कही कि जनता दल यूनाइटेड को भी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित करना चाहिए और नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए को भी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित करना चाहिए। दोनों बार ये बात निकलकर सामने आई उनके कहने स्पष्ट रूप से। देखिए, वो जनता दल यूनाइटेड के पदाधिकारी नहीं है, न वो सरकार में है, कुछ भी नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार के बेटे होने के नाते उनकी इस बात का उस वक्त महत्व बढ़ जाता है जबकि चुनाव के लिए बिहार में सारी पेशबंदियां हो रही हैं और चुनाव केवल 6-6.5 महीने दूर रह गए। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई भी व्यक्ति नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित करने के लिए तैयार नहीं है। ज्यादा से ज्यादा वो इस हद तक जाने के लिए तैयार हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव होंगे। तो नेतृत्व में चुनाव होने से नहीं ये साबित होता है कि अगर चुनाव जीतता है एनडीए तो नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि जब एनडीए चुनाव जीतेगा उसके बाद देखा जाएगा किसके पास ज्यादा सीटें हैं। भाई आपके नेतृत्व में चुनाव हुआ, आपको धन्यवाद, आप अभी तक मुख्यमंत्री रहे, आपको धन्यवाद, आपने बहुत बिहार की सेवा की, आपको धन्यवाद, आप हमारे पुराने पार्टनर हैं, आपको धन्यवाद। लेकिन अब जिसके पास ज्यादा वोट है, जिसके पास ज्यादा वोट प्रतिशत है, जिसके पास ज्यादा सीटें हैं, उसका मुख्यमंत्री बनेगा। अब आप उसे आशीर्वाद दीजिए और बताइए आपके लिए हम क्या करें। आपके मान लीजिए जितने विधायक हैं हम उससे 1-2 मंत्री ज्यादा दे देंगे, चलिए आपके बेटे को हम उप मुख्यमंत्री बना देते हैं। मतलब इस प्रकार की पूरी नीति आ सकती है। तो ये जो नया खिलाड़ी पैदा हो गया है, इस नए खिलाड़ी ने पूरे एनडीए की जो संरचना है उसके अंदर एक तनाव पैदा कर दिया है और भारतीय जनता पार्टी के पास उनकी बातों का कोई जवाब नहीं है। भाजपा उनकी बात का खंडन नहीं कर सकती। बात ही इस किस्म की है। भाजपा ये तो कह नहीं सकती कि हम नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित नहीं करेंगे, या तो वो कहे हम करेंगे या वो कहे हम नहीं करेंगे। भाजपा उसके ऊपर लगातार चुप बनी रहेगी। चुप बने रहने से ये होगा कि उनकी बात जब चुप्पी होती है तो उस चुप्पी में बात और गूंजती है। चुप्पी एक ऐसी चीज है इस जो जिससे बात दबती नहीं है बल्कि चुप्पी में वो बात और गूंजती है। तो बिहार की राजनीति में मामला फंस गया है दरअसल। बहुत सही। और हम लोगों को यह भी देखना चाहिए, इस पर भी गौर करना चाहिए कि नीतीश कुमार के जो 15-16% वोट हैं ये आते कहां से हैं। इन वोटों में एक तो बिहार की जो कुर्मी बिरादरी है वो पूरी तरीके से सारे वोट अपने नीतीश कुमार को दे देती है, मोटे तौर पर ये माना जा सकता है। इसके बाद में कुछ अति पिछड़ा वोट भी नीतीश कुमार को प्राप्त होता है। कुछ महिला मतदाताओं में भी एक तरह का नीतीश कुमार के प्रति रुझान है कि वो शराबबंदी उन्होंने बिहार में कर रखी है, तो उनका भी कुछ वोट नीतीश कुमार को प्राप्त होता है। और चूंकि वो भाजपा के साथ में गठजोड़ बना के लड़ते हैं तो कई बार उनके उम्मीदवारों को, उनकी पार्टी को ऊंची जातियों के वोट भी प्राप्त हो जाते हैं, क्योंकि भाई वो जिस निर्वाचन क्षेत्र से उनके उम्मीदवार लड़ रहे होते हैं वहां भाजपा का उम्मीदवार तो होता नहीं है और ऊंची जातियां भाजपा के उम्मीदवारों भाजपा को वोट देती हैं, तो वो नीतीश उनके कुछ ना कुछ वोट नीतीश कुमार को जरूर मिलते होंगे, कई जगह ज्यादा वोट भी मिलते होंगे। तो इसलिए जो 15-16% वोट है ये वोट इस तरीके से बनता है उनका। इसमें भारतीय जनता पार्टी का वोट जो उन्हें मिला है अगर वो निकाल दिया जाए तो ठोस रूप से कहें नीतीश कुमार के पास दरअसल 10 से 12% वोट रहता है। बिल्कुल। अब इस 10 से 12, एक मिनट, एक छोटी सी बात हो, इस 10 से 12% वोट को लेकर वो अपनी सौदेबाजी करते हैं जी। और सौदेबाजी भी ऐसी होती है तो कुछ लोगों ने कहा है कि दुधारी तलवार की तरह है, एक तलवार की एक धार से इधर सौदेबाजी करते हैं, दूसरी धार से उधर सौदेबाजी करते हैं। जी हाँ, आप पूछिए। बिल्कुल, मैं तो अबे सर यही पूछा था, आपने जैसे कहा कि एक नया खिलाड़ी,
और बड़े प्लेयर तो जो कह लीजिए कैप्टन तो नीतीश कुमार के बिना बिहार की राजनीति अपूर्ण है, और खासकर भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत स्पेस नहीं दिखता, अकेले जाने पर कोई उनके लिए कुछ है नहीं, तो सारा कुछ ड्राइविंग सीट पे तो अंततः नीतीश कुमार जी को ही रहना है। तो आप जो अभी स्थिति बता रहे हैं कि अगर ये रिएक्ट करते हैं तो दिक्कत, नहीं करते हैं तो दिक्कत, मतलब इधर कुआं उधर खाई जैसे हालात पैदा हो गए, ये भी हम कह सकते हैं, इसके मायने ऐसे भी निकाल सकते हैं बीजेपी के। हमेशा गठजोड़ राजनीति में समझा ही जाता है कि जितनी स्पष्टता रहेगी गठजोड़ राजनीति उतनी ही ठीक से होती है, क्योंकि सारी चीजें आपके नियंत्रण में नहीं होती ना, क्योंकि उसमें कई सत्ता के घटक हैं, उन घटकों में सहयोग है, प्रकट सहयोग है, भीतर से प्रतियोगिता होती है। तो ऐसी स्थिति हमेशा स्थिति नाजुक होती है, उसमें किसी एक मुद्दे के ऊपर अगर स्पष्टता हो जाए ना तो उसके बाद भ्रम नहीं फैलता उसके अंदर। अच्छा, अब चूंकि भाजपा बेटे ने ये कह दिया है, बेटे की बात का खंडन भाजपा नहीं कर रही है, ना समर्थन कर रही है। जनता दल यूनाइटेड के लोग कार्यकर्ता जो हैं वो मुखर रूप से उस बेटे की बात का समर्थन कर रहे हैं। तो ऐसी तो ये जो स्थिति है, ये स्थिति दिक्कत पहुंचाने वाली स्थिति है। कभी भी हालात बिगड़ सकते हैं, कभी भी नीतीश कुमार को लग सकता है कि ये लोग मेरे पैर के नीचे की जमीन खींचना चाहते हैं। और इस मामले में नीतीश कुमार बहुत नाजुक मिजाज है और नजर भी उनकी बड़ी तेज है। वो बहुत जल्दी समझ जाते हैं कि क्या होने वाला है। हम लोग भले ही यहाँ बैठ के ना समझ पाए, लेकिन वो समझ जाते हैं और फिर वो उसके हिसाब से अपना फैसला करते हैं। तो ये जो स्थिति है वो बिहार की राजनीति को इसने बहुत अभी फिलहाल दिलचस्प बना दिया है। इस पर हम लोगों को नजर रखनी होगी। बिल्कुल, आपने एक चीज और कही, देखिए हम तो तब से ही अमित शाह ने जो कह दिया था, अमित शाह का वो बयान भी कम, वो नीतीश कुमार जी को कहीं ना कहीं हम लगातार देख रहे हैं, वो जो दूरियां हैं निरंतर अमित शाह से तो कम से कम बनी हुई, जो वो कह आए थे वहां पर, वो एक फैक्टर। और दूसरा इसमें और भी है अभय सर की, एक उनसे सवाल जिस 3.5 मिनट के वीडियो का आप जिक्र कर रहे थे, हम लोगों ने देखा, सबने उस पर खबरें बनाई है, हम लोगों चर्चा भी की है। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट, उसमें किसी ने सवाल पूछा था कि आपको राष्ट्रीय जनता दल से भी कहीं ऑफर है, तो उसमें उनका जवाब बड़ा ऐसा था कि वो बड़ी परिपक्वता के साथ में ऐसा कह गए थे कि रास्ता तो खुला, कहीं ऐसा संकेत में कह गए थे। उन्होंने ये तक कहा कि लालू यादव को आप पसंद करते हैं? उन्होंने कहा हाँ पसंद करते हैं, वो हमारे अंकल हैं। जी जी, मतलब लालू यादव जो उनके विपक्ष में है उनको वो कह रहे हैं कि वो हमें पसंद करते हैं, कि वो तो हमारे अंकल हैं। और नरेंद्र मोदी के लिए कह रहे हैं कि हाँ वो गठजोड़ में है हमारे साथ। तो ये जो स्थिति है ये स्थिति बताती है कि किसी भी समय नीतीश कुमार पाला बदल सकते हैं। तो भाजपा के ऊपर इससे दबाव पैदा होता है कि वो लगातार ऐसी स्थितियां बनाए रखे कि नीतीश कुमार को पाला बदलने की कोई प्रेरणा प्राप्त ना हो। जी जी जी, बिल्कुल। इसमें एक और है कि हम ये पाते हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी का तो अब सर बरसों से सपना है कि बिहार हमें कैसे भी मिल जाए, वो जो कहते हैं अब हमें अकेले आना है। और ऐसे में जो एक संकेत वाली जो आपने बात कही, और उन्होंने कहा हमारे तो अंकल हैं, तो यूनाइटेड जनता दल और राष्ट्रीय जनता दल दोनों जब साथ हो तो सुपड़ा साफ हो जाएगा वाले हालात हैं, जो आप बहुत बारीकी से वहां जानते हैं, देखते हैं, हम लोग जो पढ़ते देखते हैं, सुनते हैं, इक्वेशंस पाते हैं, तो भय बड़ा जबरदस्त होगा सर बीजेपी में। नहीं, ये तो बिल्कुल भाजपा के सामने स्पष्ट है। 2015 के चुनाव के बाद में भाजपा को बड़ा जबरदस्त सबक मिला था और वो परिस्थिति, वो जमीन आज तक बदली नहीं है। भाजपा को बिल्कुल स्पष्ट है कि अगर नीतीश कुमार ने पाला बदला विधानसभा चुनाव में, तो भारतीय जनता पार्टी के सामने पराजय के अलावा और कोई रास्ता नहीं होगा। बहुत मुश्किल होगी उसके लिए चुनाव में। वो बहुत ही फॉर्मिडेबल कॉम्बिनेशन बन जाता है। एक ऐसा कॉम्बिनेशन, जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल मिलकर एक ऐसा गठजोड़ बन जाता है, इसको पराजित करना भाजपा के बस की बात तो नहीं है। तो अब सर इसमें जैसे भी मान सकते हैं कि इसको लेकर बहुत जल्दी, जैसा कि देखिए नीतीश कुमार जी खुद तो नहीं बोलते हैं, वो अपने मोहरे आगे बढ़ाते हैं। इस बार उन्होंने बड़ा एक ऐसा मोहरा उतारा है अब जिसपे कोई उनको शक शुबा नहीं होगा, सुपुत्र साहब जो, और उनकी परिपक्वता दिखी है कि वो जिस तरीके से आए, तो मुझे लगता है कि अब बहुत जल्द शायद भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी को साफ करना पड़ेगी। स्थिति नहीं करते हैं तो कुछ भी हो जाने की संभावना बनी हुई, ऐसा हम मान सकते हैं। नीतीश कुमार एक और हथकंडे का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका भी यहाँ जिक्र होना जरूरी है। वैसे तो आमतौर पर वो आजकल चुप ज्यादा रहते हैं, जी हाँ, कम बोलते हैं और प्रतिक्रिया वगैरह कम देते हैं। उनकी कोई निंदा आलोचना होती है उस पर भी नहीं बोलते हैं। लेकिन जहां कहीं उन्हें बोलने का मौका आता है, जैसे रैली वगैरह हो रही है, प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री के तौर पर उन्हें भी उसमें बोलना है, तो वो वहां पर सांप्रदायिकता का सवाल उठा देते हैं अपने भाषण में। जाहिर है कि प्रधानमंत्री से पहले बोलेंगे वो। अभी प्रधानमंत्री की बिहार में जो रैली हुई उसमें अब नीतीश कुमार बोलने के लिए खड़े हुए तो उन्होंने सांप्रदायिकता का सवाल उठा दिया।
उन्होंने कहा कि मेरे आने से, मेरे मुख्यमंत्री बनने से पहले दिल्ली, यहाँ पर बहुत ज्यादा सांप्रदायिक राजनीति होती थी, मेरे आने के बाद में अब सांप्रदायिक राजनीति नहीं होती है। तो जब वो इस तरह की बात करने लगते हैं तो फिर भाजपा के नेताओं को, प्रधानमंत्री को या कोई भी हो, उनके सामने ये दिक्कत होती है कि वो हिंदू मुसलमान, हिंदू बनाम मुसलमान वाला भाषण नहीं दे सकते। वहां जब पोलराइजेशन मुख्यमंत्री कह रहा है उसके सामने आप नहीं दे सकते। पोलराइजेशन कराने के प्रयास तो पूरे हो ही रहे थे। वहां जो इनके मोहरे हैं, जो हाँ पुराने वो केंद्रीय मंत्री हैं, वो पूरी तरीके से करते हैं। राष्ट्रीय स्वयं सेवक हाँ संघ लगा, किसी की सूचना आ रही तो पंचर करने जैसा हम मान सकते हैं ना, कोई पंचर हो जाता है हाँ, मामला। उसको पंचर करते हैं। अच्छा, दूसरे बीजेपी की भी अपनी समस्या है ऐसी। बीजेपी ने आज तक वहां पर कोई अपना चेहरा विकसित नहीं किया। बीजेपी ने ऐसा कोई नेता नहीं खड़ा किया जिसको बीजेपी कह सके कि भाई नीतीश कुमार की जगह वो ले सकता हो। तो कोई ऐसा कोई लोकप्रिय हस्ती नहीं है। अब शकुनी चौधरी वगैरह ये सब कोई लोकप्रिय हस्ती नहीं है, मतलब तो सब अपने बिरादरी वगैरह में कुछ कर सकते हैं, लेकिन बाकी और दूसरे समाज के दूसरे लोगों के बीच में उनका कोई वजूद नहीं है। सुशील मोदी जो थे वो आमतौर पर नीतीश कुमार के पक्ष में रहते थे एनडीए की राजनीति में, लेकिन फिर भी वो बिहार की राजनीति में एक स्थापित हस्ती थे और उनका सम्मान था, सभी समाज के सभी हिस्सों में उनका सम्मान था। अब भाजपा का दुर्भाग्य है कि वो इस संसार में नहीं है। तो सुशील जी, तो ये एक ऐसी स्थिति है, इससे भाजपा नीतीश कुमार के ऊपर और भी ज्यादा निर्भर हो जाती है। बिल्कुल। अब सर एक चीज और भी होगी, जब बिहार की हम बात करते हैं तो क्या स्पेस कांग्रेस की क्या देखते हैं? देखिए, जातिगत जनगणना, संविधान, और ये जो अभी नया वो लेके आए हैं कि बापू और अंबेडकर बाबा साहब, वो सब चीजें, तो इसमें ये क्या पैदा करने वाली, एक इस पे भी टिप्पणी चाहूंगा। देखिए, कांग्रेस तो वहां पर बहुत मजबूती के साथ महागठबंधन के साथ है और महागठबंधन भी कांग्रेस को अपने साथ रखना चाहेगा। बहस इस बात पे होगी कांग्रेस को कितनी सीटें मिले। इससे पहले तेजस्वी यादव ने कांग्रेस को जितनी सीटें दी थी, कांग्रेस उनमें उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई। माना ही जाता है कि तेजस्वी की सरकार नहीं बनी पिछले चुनाव में, तो उसमें कांग्रेस के खराब प्रदर्शन की भी भूमिका थी। तो हो सकता है कि इस बार कांग्रेस को उतनी ज्यादा सीटें वहां ना प्राप्त हो, कुछ मतलब पिछले चुनाव से सबक, तो उसमें कांग्रेस को भी बड़ा संयम रखना पड़ेगा अपने ऊपर। जी जी हाँ, जी। तो ये स्थिति है, लेकिन कांग्रेस मेरा मानना है महागठबंधन के साथ रहेगी और दोनों मिलकर जम के चुनाव लड़ेंगे। आज की तारीख में देखा जाए, अगर नीतीश कुमार एनडीए नहीं छोड़ते हैं तो सामाजिक गठजोड़ के हिसाब से एनडीए भी काफी मजबूत है। एनडीए के पास भी विभिन्न किस्म के नेता, छोटे बड़े दल सब हैं, एनडीए भी काफी मजबूत है। तो बिहार का चुनाव होगा बड़ा जोरदार। जी जी, मैं आगे कहीं जाऊं महाराष्ट्र और कुछ और सवाल पूछने, बिहार पे एक सवाल और होता है कि ये जो जब शुरुआत हुई है, जो नए प्लेयर को लेकर, खासकर नया चेहरा, नया खिलाड़ी, जो हम निशांत जी की बात करते हैं, तो क्या ऐसे भी देख सकते हैं कि ये कहीं दबाव और जो हमें बार्गेनिंग एक शुरू हो गई कि हमें सीटें ज्यादा चाहिए अब, क्योंकि उन्होंने एक चीज और कही थी कि ज्यादा सीटें जिताइए पिछली बार से, ये भी है। तो ये उस तरीके से भी एनडीए में बने रहते हैं, तो अब बीजेपी को सेक्रीफाइस शायद ज्यादा करना पड़ेगा इस वक्त, इस बार। देखिए, अभी बिहार में एनडीए के अंदर जो सीटों के बंटवारे का फार्मूला ये है, वो तकरीबन बराबर का है। जी जी। पिछले विधानसभा चुनाव में भी दोनों पार्टियों ने बराबर सीटें, एक दो इधर उधर की बात मैं नहीं कह रहा हूं, बराबर सीटें लड़ी थी। लोकसभा में भी तकरीबन बराबर सीटें लड़ी थी। और नीतीश कुमार की स्थिति इसलिए भी थोड़ी बेहतर है कि लोकसभा चुनाव में भाजपा का प्रदर्शन खराब रहा है, उनका प्रदर्शन बेहतर रहा है। उन्होंने बेहतर प्रदर्शन किया है नीतीश कुमार ने, तो उनकी इससे विधानसभा चुनाव में, हालांकि पिछले विधानसभा चुनाव में नीतीश का प्रदर्शन खराब था, उसका एक कारण था चिराग पासवान वाला दांव भाजपा ने चला था। इस बार तो इस तरह का कोई दांव है नहीं। तो देखिए अब क्या होता है। मेरे ख्याल से सीटों के बंटवारे में भाजपा और नीतीश कुमार बराबर लड़ेंगे, और जो बाकी सीटें बचेंगी वो चिराग पासवान के लिए होंगी, जीतन राम मांझी की पार्टी के लिए होंगी, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के लिए होंगी। इस तरीके से सीटों का बंटवारा होगा। अक्सर आपने सब जवाब दिया, तो उसमें दो तीन, एक सवाल और निकल गया। चिराग पासवान या जो हैं बाकी, आपने 3 टोटल नाम गिनाए कि ये इनकी पार्टियां हैं, वो जो मांझी भी कहीं ना कहीं छटपटा रहे हैं, और चिराग पासवान भी, उनके जैसे पिताश्री का एक पूरा का पूरा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि वो तो इस मौके की राजनीति करने वाले थे। तो अभी जो हालात है, तो इसमें ये भी कुछ देखते हैं कि ये भी कुछ छिटकना हो सकता है, यदि ये सब इनके बने रहे तो वो छिटक सकते हैं, ऐसे भी कुछ देखते हैं आप? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें ये क्या है कि एक सांसद वाली पार्टी होने के बावजूद भी देखिए इन लोगों को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिल गई है? तो वो केंद्र में सत्ता में है, वहां सत्ता भोग ही रहे हैं। बिहार में भी सत्ता भोग रहे हैं, बिहार में भी एनडीए के सदस्य हैं।
तो जितनी उनकी हैसियत नहीं है उससे ज्यादा सत्ता प्राप्त है उनको, और इसीलिए उनको दी भी गई थी जो बिहार में इनको केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह क्यों दी गई थी, इसीलिए दी गई थी क्योंकि नरेंद्र मोदी को भी पता था कि भाई अब अगले साल में ही चुनाव होने वाला है बिहार का। तो दरअसल जब पहला उनका तीसरा मंत्रिमंडल बना तो उस मंत्रिमंडल में इसको सोच के इनको जगह दी गई। अगर बिहार में चुनाव बहुत दूर होता तो नहीं रखते, तो चुनाव पास आने पर उनको रखते। ठीक, तो बहुत इधर उधर नहीं जाएंगे, सीधी बात है। अब सर, हाँ। महाराष्ट्र में जो कुछ चल रहा है, महाराष्ट्र में हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी, हमने देखा था कि जब वहां शपथ ग्रहण हो रहा था महाराष्ट्र का, तब भी वो एकनाथ शिंदे को काफी वो ऐसा लगा था कि कहीं साध रहे हैं। और फिर हम दिल्ली में हमने देखा, और एक आपका और भी हमने बिहार में भी देखा था। बिहार में वो माला में उन्होंने लिया था वो जो नीतीश कुमार को, जबकि वो माला से अलग रखा जाता रहा है। हमने वो मालाओं वाला खेल भी बहुत देखा। बहरहाल मैं उस पर तो छोड़ दूं, मैं महाराष्ट्र की बात करता हूं। महाराष्ट्र में जो कुछ है, एकनाथ शिंदे वर्सेस देवेंद्र फडणवीस, इसको कैसे देखा जाए कि ये साधने की कोशिश करते हैं और वो उकसाते हैं कि वो पुरानी फाइलें खोल रहे हैं एकनाथ शिंदे की, उनको जो उनका जो मिलना चाहिए उनके यहाँ ये भी स्टाफ तक नहीं मिल पा रहा है, इसको लेकर भी कहीं नाराजगी है। कैसे उसको देखा जाए? देखिए, देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री के तौर पर उनकी एक खास तरह की शख्सियत है जो उनके पहले 5 साल तक उन्होंने जो मुख्यमंत्री रहे उसमें उन्होंने दिखाई थी। देवेंद्र फडणवीस जब मुख्यमंत्री होते हैं तो वो 200% मुख्यमंत्री होते हैं, चाहे वो गठजोड़ सरकार के हों, चाहे वो पूर्ण बहुमत की सरकार के हों, कैसे भी हों, वो पूरे मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। और इस मामले में उन्होंने बताया है कि मैं इसमें कोई कोताही नहीं करूंगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का हाथ उनकी पीठ के ऊपर है, कोई उनका भाजपा के अंदर कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। और जो बाकी घटक दल हैं उन सबकी जो कमजोरियां हैं उनकी फाइल भी उनके पास है। जैसे कि जैसे ही ये वाली सरकार बनी, फडणवीस ने तमाम मंत्रियों को बुलाकर ये कहा, जिसमें भाजपा के मंत्री भी थे और घटक दलों के मंत्री भी थे, पवार के मंत्री भी थे, शिंदे के मंत्री भी थे, और वो दोनों पवार और शिंदे भी थे। कहा देखिए, आप लोग जो अपने ओएसडी बनाते हैं और अपना पर्सनल सेक्रेटरी बनाते हैं, वो आपके मनमाने लोगों, आप जिनको चाहेंगे उनको रखा जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं है। मैं ये नहीं चाहता कि मेरी सरकार बदनाम हो और आप लोग ऐसे लोगों को बना दें जो कि सेटिंग करते हो। सेटिंग शब्द भी इस्तेमाल किया उन्होंने, जो सेटिंग करते हो और या जो टेंटेड हो, जो दागी हो, ऐसे लोगों को मैं नहीं बनने दूंगा। तो इसका नतीजा क्या निकला? पहला नतीजा ये निकला कि जो मंत्री थे, भाई मंत्रियों पे तो उनका बस नहीं था, क्योंकि मंत्री तो घटक दल खुद बताएगा भाई हमारा ये बंदा मंत्री बनेगा, उसको मंत्री आपको बनाना पड़ेगा। लेकिन उस मंत्री का स्टाफ क्या होगा ये मुख्यमंत्री तय कर सकता है। जी, कर सकते हैं जी। हाँ, तो उन्होंने स्टाफ को अपने मन से तय किया और मंत्री के मन से नहीं होने दिया। इसको लेकर घटक दलों में ही नहीं, भाजपा के मंत्रियों में भी असंतोष है। भाजपा के मंत्री जो उनके घर के हैं, ये घटक दल के मंत्री इस बात पे बहुत ही असंतुष्ट है। दूसरा काम उन्होंने ये किया कि एकनाथ शिंदे के जमाने की जितने भी स्कीमें थी उन कई स्कीमों पर रोक लगा दी उन्होंने, और उनकी जांच के आदेश भी जारी कर दिए उन्होंने। आज स्थिति यह है कि अभी उन्होंने एनसीपी के एक मंत्री ने एक संस्थान को माइनॉरिटी दर्जा दिया था, अल्पसंख्यक दर्जा दिया, तो उस पर उन्होंने रोक लगा दी और उन्होंने कहा कि ये जो अल्पसंख्यक दर्जा दिए जाने का जो पूरे मानक हैं, उन मानकों का ये पालन नहीं करते, इसलिए इनको अल्पसंख्यक दर्जा, और ये किस आधार पर ये अल्पसंख्यक दर्जा दिया गया उसकी जांच भी बैठा दी उन्होंने। तो इन सब उनके इस तरह के कामों से जो महाराष्ट्र सरकार है उसका गठजोड़ात्मक चरित्र बदलकर एक तरह से वो भाजपा की सरकार हो गई है। फडणवीस का काम करने का तरीका यही है, वो इस मामले में कोई किसी किस्म का कोई गुंजाइश, कोई एल्बो रूम कुछ देने के लिए किसी को तैयार नहीं है। तो अब सर, इसमें ये सवाल ये उठता है कि ठीक है, महाराष्ट्र में तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिक्कत बहुत है संजीव जी, वहां दिक्कत बहुत है। दिक्कत इसलिए है कि एकनाथ शिंदे ने भी एक बयान दिया था, वो बयान जरूर सब लोगों को याद रखना चाहिए। एकनाथ शिंदे ने कहा कि भाई देखिए, जो मुझे हल्का मत समझिए, मैं एक सरकार गिरा चुका हूँ, टांगा पलट सकता हूँ। क्या है क्या? एक सरकार में गिरा चुका हूँ। जी, नहीं, नंबर गेम में चलिए, उनके पास में इतना पर्याप्त है कि बहुत बड़ा खेल हो जाए, ऐसी संभावना है वहां कम। लेकिन सेंट्रल में तो एक नंबर का खेल है कि नीतीश कुमार जी इधर कहीं आंखें दिखाते हैं, उधर वो जो टीडीपी के चीफ है वो एटीएम से जिस दिन पैसा कुछ गड़बड़ हुआ, निकलना बंद हुआ, तो वो कुछ कर सकते हैं। तो ऐसे में यदि ये 7 सांसद हैं इनके पास में, एकनाथ शिंदे जी के पास, जो मेरे पास शायद नंबर में अगर गलत हूं तो आप करेक्ट कर दीजिएगा। जी। ऐसे में ज्यादा कठिनाई शायद दिल्ली को हो सकती है, केंद्र को हो सकती है, ऐसा देख सकते हैं हम लोग।
असल में ये जो क्षेत्रीय नेता हैं, इनके अंदर इतनी दम नहीं है असल में, क्योंकि ये प्रदेश के स्तर पर इनको सत्ता चाहिए, सत्ता इन्हें भोगनी है। क्योंकि जब एकनाथ शिंदे उप मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार नहीं हुए थे, तो उन्हीं की पार्टी के विधायकों ने बहुत उन पर दबाव डाला था, बैठा लिया था एक कमरे में कि भैया ऐसा करेंगे आप तो हम लोग क्या करेंगे बताइए, हम लोगों का क्या होगा सोचिए। सीधी बात थी, हम चुनाव जीत के आए हैं, हमको सत्ता चाहिए। अब आप मान जाइए, उप मुख्यमंत्री बन जाइए। आप अगर नहीं बनेंगे तो फिर हम भी नहीं बन जाएंगे सरकार में, तो हमें मंत्री बनने का भी मौका नहीं मिलेगा। तो सब लोग सत्ता मिलजुल कर भोगना चाहते हैं। अब केंद्र में भी इसीलिए मुझे नहीं लगता कि ये लोग महाराष्ट्र की सरकार में फडणवीस से जो नाराजगी है, उसकी नाराजगी की अभिव्यक्ति केंद्र में होगी। तो इतनी इनकी हिम्मत नहीं है कि नरेंद्र मोदी को ये ब्लैकमेल कर पाए, दम नहीं है उसको, उसके लिए दम चाहिए। अगर शरद पवार होते इनकी जगह पे, शरद पवार के एमपीज के ऊपर नरेंद्र मोदी निर्भर होते, सांसदों के ऊपर, तो शरद पवार में ये दम थी कि वो नरेंद्र मोदी को थोड़ा सा निचोड़ लेते। इन लोगों में दम नहीं है नरेंद्र मोदी को निचोड़ने की। दबाव की राजनीति के लिए दबाव केवल प्रेशर पॉलिटिक्स यहां तक ही सीमित होगा, फिर यही कह लीजिए कि जितना जो। लेकिन इसके साथ अभय तरीके इसमें ये भी जोड़ूंगा, इस पे भी आप बोलिएगा कि उनके पास कम कार्ड्स नहीं होंगे। वो मुख्यमंत्री 2.5 बरस रहे हैं, तो उनके पास भी बहुत ऐसी चीजें होंगी, असला होगा जो बम्बार्डिंग होगा। नहीं बिल्कुल असला होगा। इसीलिए अजित पवार नहीं बोलते हैं, वो ही बोलते हैं केवल, भाई इतना बोल देना कि हम एक सरकार गिरा चुके हैं, कम नहीं है अपने आप में ये। जी। सीधी धमकी है कि तुम हमें बहुत ज्यादा हमारी परीक्षा मत लो, एक सीमा के बाद फिर हम देख लेंगे तुम्हें। ये मुझे स्पष्ट रूप से कहा गया है। नहीं, मुझे तो ये भी लगता है सर कि ये तो ठीक है कि सरकार से जुड़ा तो ठीक है, लेकिन चुनाव के दरमियान कितनी गड़बड़ियों के ब्लेम्स हैं वहां उस सूबे में कि कैसे वोटर बढ़े, कैसा हुआ। तो मैं समझता हूं कि इतना होगा कि वो इसीलिए थोड़ी आंखें ज्यादा दिखा रहे हैं फडणवीस को। हाँ बिल्कुल। अब देखिए, जब थोड़ी परिस्थिति बदलेगी, थोड़ा और घटनाक्रम आगे बढ़ेगा, तब और बात समझ में आएगी। क्योंकि ये जो दबाव की राजनीति हो रही है वहां पे महाराष्ट्र के अंदर, इसमें ये भी हो सकता है कि कुछ दिनों बाद फडणवीस अपना पैर कुछ पीछे खींचे। राइट सर। अभी सर एक सवाल अंत में करूंगा आपसे। एक तो जो हम 70 के होने वाले प्रधानमंत्री जी, और अभी जो जितने संकट पैदा हो रहे हैं उनके अपने दल में, हम देख रहे हैं उनके खुद से भी आवाज है। हमने यूपी को देखा, यूपी ने जिस तरीके से ब्लेम्स किए वो महाकुंभ के दौरान सीधे कहीं केंद्र पे आरोप आक्षेप थे। और अभी एक बहुत अहम जो अभी होना है, वो अध्यक्ष पद का चुनाव होना है, राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाना है। और जो काफी कुछ इसमें निर्भर करता है संजीव जी, ये जो बात आप कह रहे हैं ना, नरेंद्र मोदी की आगे की राजनीति किस तरह से निकल कर आएगी, और वो आगे की राजनीति में मजबूत होंगे कि कमजोर होंगे, वो जल्दी ही जगह छोड़ देंगे किसी के लिए, या आखिर तक प्रधानमंत्री बने रहेंगे, या बीच में ही उनका कोई उत्तराधिकारी तलाश लिया जाएगा। क्या अपने लिए सवाल ये भी है, क्या अपने लिए रिटायरमेंट पैकेज की खोज कर रहे हैं, वो क्या है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंचालक मोहन भागवत से उनकी क्या बातचीत हुई है, क्या आपसी समझदारी हुई है कि अब संघ ने उनकी ऊपर छींटाकशी करना बंद कर दिया है फिलहाल है। तो ये सब बातें, काफी कुछ इस बात पर निर्भर होगा कि भाजपा का अध्यक्ष कौन होता है, और क्या ऐसा अध्यक्ष होगा जो कि मोदी और संघ के बीच में एक समन्वयकारी भूमिका का निर्वाह करे, या ऐसा अध्यक्ष होगा जो पूरी तरह संघ की चाल चलेगा और मोदी को कोने में धकेलेगा। ये देखने वाली बात है। दूसरे, मोदी के सामने सबसे बड़ा संकट है अर्थव्यवस्था। आज क्या है, आज भारत का जो स्टॉक एक्सचेंज है, पिछले 2 महीने में 1,01 करोड़, 21 फरवरी तक 1,01 करोड़ का रुपया निकलकर, जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है उनको रुपये निकल चीनी स्टॉक एक्सचेंज में, और वहां जा चुका है। भारत की जो बड़े बड़े जितने शेयर हैं, सारे शेयर जो हैं उनकी अपनी जो रियल वास्तविक वैल्यू है उससे बहुत नीचे जाकर स्टॉक मार्केट में उनकी ट्रेडिंग हो रही है। इतनी बुरी हालत पिछले 8-10 साल में स्टॉक एक्सचेंज की नहीं हुई है जितनी अभी है। जो भारत का कारपोरेट सेक्टर है उसका मुनाफा लगातार बढ़ रहा था, पिछले तिमाही में उसका मुनाफा भी गिरा है। तो काफी जो Q3 के अंदर इसका मुनाफा भी गिरा है। तो इनकी समझ में नहीं आ रहा है कि अब ये क्या करें। बहुत बड़ा स्लो डाउन है अर्थव्यवस्था में। इसके लिए घबरा के इन्होंने एक नया प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी दूसरा रखा है। आरबीआई से ये भी अजीब हुआ, आरबीआई का हाँ, शक्तिकांत दास को उन्होंने, जो रिजर्व बैंक के गवर्नर थे, केवल इस आर्थिक समस्या से निपटने के लिए रखा है। तो मैं तो समझता हूं कि इस बात की चर्चा ज्यादा नहीं होती है,
लेकिन नरेंद्र मोदी के मौजूदा संकटों की अगर आप गिनती करें तो सबसे बड़ा संकट आर्थिक संकट है, क्योंकि इसका असर सारी राजनीति पे होता है, अघोषित रूप से होता है और गहरा असर होता है इसका। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। अबे सर, आपने बहुत तफ़सील से खासकर बिहार और महाराष्ट्र में जो चल रहा है उसको हमारे दर्शकों तक बिल्कुल एक स्पष्ट तस्वीर दे दी कि वो जो नया खिलाड़ी है उसको इस तरीके से नहीं आंका जा सकता कि बहुत बच्चा है, उसने भले ही बहुत देर से यहाँ कदम रखा है, नहीं, लेकिन बड़ी वो होशियारी से बोल रहे हैं। होशियारी से भी बोल रहा है, कुछ कमाल कर सकता है। और साथ-साथ आपने ये आर्थिक पक्ष और पहलू, ये वास्तव में बहुत चिंता का विषय है। और अभी तो मोदी जी के लिए ज़्यादा है, लेकिन देश के लिए भी कहीं न कहीं चिंता का विषय न होगा कि क्या कुछ ये आगे टर्न ले सकता है और क्या कुछ देश की स्थिति हो सकती है, वो भी बड़ा भयावह जी, हो सकता है। जी हाँ। आने वाला वक्त होगा। अभय सर, आपने हमारे दर्शकों को सारी चीज़ें समझाई, बताई। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत आभार। हम फिर कल किसी नए विषय से आपके साथ जुड़ेंगे। बहुत धन्यवाद सर। ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर। तो ये थे अभय दुबे सर, जिन्होंने जो बिहार में जो कुछ चल रहा है, महाराष्ट्र में जो हालात हैं और ओवरऑल प्रधानमंत्री जी घिरे हुए हैं, चारों ओर से घिरे हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनके जो मित्र हैं, वो कहीं उन्हें संकट में डाल रहे हैं और जो देश में उनके जो गठबंधन वाले लोग साथी हैं, उनकी हुँ, अपनी आँखें कहीं न कहीं तिरछी हैं। तो बहुत सारी स्थिति और आने वाले दिनों में बड़ा दिलचस्प, और अभी जो बिहार सामने है, बिहार में आने वाले दिन बहुत दिलचस्प होने वाले हैं। और कहीं न कहीं जो बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी है, उसे जो आँखें दिखाकर वो करना चाहती है और जो दलों को खत्म करके अपनी राजनीति को चमकाना चाहती है, वैसा शायद नहीं हो पाएगा। इस चर्चा में फिलहाल इतना ही। हम फिर किसी नए विषय, किसी नए मुद्दे के साथ जो देश की बात है उसमें हाजिर होंगे। हमारा अनुरोध होगा कि आप भी ये जो पूरे हालात आपने अभय सर से सुने, अभय जी ने बताया, अपनी टिप्पणी हमारे इस वीडियो कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर कीजिएगा। अच्छी लगे चर्चा, तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और जॉइन का बटन दबाएँगे तो और हमारा जो है हौसला बढ़ेगा और हम सच आप तक पहुँचाते रहेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद। देखते रहिए 4 पीएम न्यूज़ नेटवर्क। नमस्कार।